नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से आपसी भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता और भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले एपिसोड 2-3 एपिसोडों में स्पष्ट किया गया है कि कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि साहब ये शुरू में जो आप रोज इसी बात को का रट लगाते हैं, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा इत्यादि, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, सारी बातें इत्यादि। इसकी क्या ज़रूरत है? यह तो एक बेरस और नीरस चीज हो जाती है बार बार कहने से। ये जो उन एपिसोडों में बताया गया है और वो एक शाश्वत सत्य है कि हम प्रभु राम की भजन करते हैं, राम 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 कहते हैं और शंकर भगवान की भजन करते हैं, विष्णु भगवान की भजन करते हैं, माता दुर्गा की भजन करते हैं और भी जो इष्ट देव की भजन करते हैं। हम अल्लाह अल्लाह की भजन करते हैं, खुदा खुदा की भजन करते हैं, हम गॉड की भजन करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु की भजन करते हैं। तो कोई हमको बताया कि भाई ये बार बार भजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अरे एक बार आपने जब जन्म मतलब जब आपको होश आया, मतलब जब आपको कुछ ज्ञान हुआ, एक बार तब भजन कर लीजिए, एक बार मरने के पहले कर लीजिए, बात खत्म हो गई। तो वो भी तो नीरस हो गया, मोनोटोनस हो गया, बेरस हो गया। ऐसा नहीं होता। उसमें एक विश्वास है। विश्वास ये है कि प्रभु के या खुदा के या वाहिगुरु या गॉड के बार बार स्मरण से, बार बार उनको कहने से अपनी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, अपनी आत्मा पवित्र होती है, पाक हो जाती है। आत्मा के अनुसार भी अपना आचार विचार, बात व्यवहार, आचरण व्यवहार सब कुछ पवित्र होने की एक कोशिश है। इसके बाद भी यदि कोई गिरावट है, डिटेरियोरेशन है, वो बात दूसरी है, लेकिन कोशिश की जो नियत है यही है। उसी प्रकार भारतीयता के संबंध में हमारे जो राष्ट्रीय विचार हैं, जो देशभक्ति के विचार हैं, वो हमेशा बिल्कुल पाक बने रहें, शुद्ध बने रहें, शुद्धता भारतीय बने रहें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित
आपसी सद्भाव को, सभी को ये सारी चीज़ों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए इसका स्मरण जो है बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये बेरस नहीं है, नीरस नहीं है, ये हमेशा सरस बनाने के लिए, हमेशा जीवंत बनाने के लिए, लाइव बनाने के लिए, पाक बनाने के लिए इसका स्मरण बहुत नितांत आवश्यक है। तो आज कुछ जिक्र करेंगे कि ये जो जीएनपीसी वाले हैं, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले हैं, वैसे तो इन सबों ने देश का बहुत नुकसान किया है, लेकिन दम्भ बहुत भरते हैं। पहला दम उनका है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, पहला उनका दम। और जब दम भरते हैं तो ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को इसी मुद्दे पर भीगी बिल्ली बना देते हैं। इसकी असलियत बीजेपी वाले भी जानते हैं कि इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये वास्तविकता बीजेपी वाले भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी का जो माने जो रणनीति है, जो उसका कोर इंटेंशन है कि इसको हमेशा इसके सारे गद्दारी के पापों को धुलना, तो इसलिए वो दुबक जाती है जब ये छाती चौड़ा करके कहती है किसी भी ये परिचर्चा में, किसी भी डिस्कशन में कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये नैतिक साहस नहीं होता बीजेपी को कहने का कि तुमने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, तुमने अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली की है। ये नैतिक साहस नहीं होता है बीजेपी वालों के, क्योंकि वो नैतिक रूप से खुद गिरे होते हैं। तो उसका कुछ नमूना आप सभी आदरणीय भारतीय भाइयों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो सन 1857 की हमारा प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम की बात किसी एपिसोड में बताई गई थी कि उसमें हमारे समाज के हर तबके, खास करके हमारे हिंदू और मुसलमान भाई, हिंदू भाई मुसलमान भाई दोनों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के इसमें वो हिस्सा लिया था। और मुगल सल्तनत के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर, या जिनको कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय, सेकंड, उन्होंने अपनी सेहत, जबकि उनकी गवाही नहीं कर रहे थे, उस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार भी हो गए। और अंग्रेजों ने उनको अन्य बागियों की तरह, अब हम लोगों के दिलों में तो ये अमर शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, परम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन अंग्रेजों की निगाह में ये बागी। इसलिए जो प्रथम हमारा प्रमुख स्वतंत्रता का संग्राम 1857 का है, हम बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता का संग्राम। अंग्रेज इतिहासकार बोलते हैं कि ये म्यूटिनी माने बगावत का। तो खैर उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण उसके अनुसार है, लेकिन ये देश तो अपना है ना, और अपने लोग हैं, और वो लड़ाई हमारी आज़ादी की लड़ाई है। तो ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम, और हमारे ये अमर शहीद, हमारे क्रांतिकारी, और ये हमारे परम राष्ट्रभक्त रहे हैं। तो हमारे समाज के हर एक तबके का, जैसा कि बताया गया था कि मंगल पांडे मेरठ से थे, बरेली से खान बहादुर, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और कानपुर से नाना साहब, और नाना साहब के जो सहायक थे, असिस्टेंट थे, मौलवी अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर आरा जिला में पड़ता है बिहार के, वहाँ से कुंवर सिंह, जो कि हमारे
सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे। तो लगभग हाँ, भौगोलिक रूप से मानता हूँ कि पूरा ये भारत जो है वो माने पूरा उसका विस्तार नहीं था, पूरा कवर नहीं था, लेकिन समाज का हर तबके से। तो इसको जो ये जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं बताते हैं, इसका आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों के खिलाफ था ही नहीं, ये तो जमींदारों के खिलाफ था, अपने राजाओं के खिलाफ था। हमेशा तरह तरह की बातें वो करते हैं। इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था, इसमें राष्ट्रीयता थी ही नहीं। इस तरह की वो इसके जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार कहते हैं। लेकिन देश को जानना चाहिए कि यह हिंदू मुस्लिम सिख कौन थे हमारे, वो जगदीशपुर वाले, जगदीशपुर आरा बिहार के कुंवर सिंह। तो ये एकता की सबसे बड़ी मिसाल, क्लाइमैक्स, पराकाष्ठा थी, वो शबाब था वो। इससे बड़ी राष्ट्रीयता कौन होगी? ये जीएनपीसी के चाटुकार मंडली ये बताए कि इससे जहाँ पर कि हमारे समाज के यही प्रमुख तबके हैं, वो हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज, इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, सबका जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के सभी तबकों से भागीदारी थी। और उसका नेतृत्व हमारे मुगल सल्तनत के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर थे। बोलिए ना, तो इतनी बड़ी एकता को ये सब कहते हैं कि इसमें राष्ट्रीयता नहीं थी। और ये भी देखिए, अंग्रेजी सरकार के लिए अपने लिए दलाली और मुखबिरी के लिए जिस संस्था की स्थापना किया, वो भी किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा। उसको ये सब कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता तब से आई जब से वो जो मुखबिरी और दलाली के लिए जो है संस्था बनाई गई थी। तब इतना झूठ इसके वो इतिहासकारों ने किया। अब पूरा जो इन समूह ने इतिहास लिखा है, इन दोनों गद्दारों, देखिए ये भी दोनों मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द ही पूरी जलेबी बनाई है इन जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने। जीएनपीसी भी है, उसमें वामदल वाले मतलब दोनों शामिल है, जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकारों ने। इन दोनों गद्दारों के, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द पूरी जलेबी छानी है उसमें। इन दोनों को पाइवट यानी धुरी मान करके। तो ये जीएनपीसी के चाटुकार वो इतिहासकारों का ये अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ सबसे बड़ा छल है, कपट है, धोखा है। उन इतिहासकारों का नाम भी आप हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जानना चाहेंगे। उनमें एक नाम आता है बिपिन चंद्रा, हिमाचल प्रदेश का था, वो अंग्रेजी में लिखता है और मरने के पहले वो NBT नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन वो बनाया गया था। तो ये तो सब ऐसे लोगों को नक्के पर सब जो है वो जीएनपीसी वालों ने बिठा दिया था। तो बिपिन चंद्रा एक इतिहासकार है, माने मौलिक रूप से वो अंग्रेजी में लिखता है, बाद में वो शायद डिमांड हुई, मांग हुई तो हिंदी में भी वो लिखने लगा। दूसरा है रोमिला थापर, मृदुला मुखर्जी, इरफान हबीब, RC दत्ता, रामचंद्र गुहा, ये सब जो है जीएनपीसी के और रामशरण शर्मा।
ये सब चाटुकार इतिहासकार हैं जेएनपीसी के, और वामपंथी भी हैं इसमें। तो हमारे यानी पूरी आज़ादी की लड़ाई जो कि जिसमें कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के थे, और अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, और अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड। तो इन्होंने अपना प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर किया था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम की ये कहानी है। लेकिन जेएनपीसी वालों ने, जेएनपीसी के चाटुकार और वामपंथी इतिहासकारों ने इन दो गद्दारों को ही केंद्र मान करके, उसी को धुरी मान करके पूरी एक झूठी जलेबी वो बनाई हुई है। तो उनके झूठ का माने यहीं से बेनकाब होता है कि इतनी बड़ी एकता को, जो कि 1857 में थी, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले समाज से थे, हमारे इस्लाम आस्था वाले, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे, सभी लोग थे। उस इतनी बड़ी एकता को ये सब जो है जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकार बोलते थे, इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था। चलिए, इनका झूठ, सबसे बड़ा झूठ यहीं से पकड़ाता है। हम भी कोई बहुत बड़ा अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने तथ्यों को प्रस्तुत करने में जो शरारत की है, जो मिसचिफ किया है, उसी से हमने पकड़ा है इनके झूठ को, और वही झूठ आप सभी को बताया जा रहा है। तो और वो हमारा स्वतंत्रता, वो हमारा स्वतंत्रता का संग्राम 1857 वाला अपने अंजाम को नहीं पहुंच पाया, विफल हो गया, कुचल दिया गया, लेकिन था बड़ा जोरदार। ये तो अंग्रेज भी मानते थे। अंग्रेज भी माने दो चिंता उनको वो सताने लगी कि भाई हमको खबर तक नहीं मिली, और इतना अंदर यानी आग बिल्कुल वो शोला बन गई और विस्फोटक बिल्कुल बारूद बन गया हमारी हुकूमत को उखाड़ने के लिए, उड़ाने के लिए, और खबर तक नहीं मिली। तो दो चिंताओं पर, दो मुद्दों पर वो आपस में मंथन करने लगे कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि हमको कम से कम खबर तो कर दे कि भाई इस मुद्दे पर बहुत बड़ी आग, बहुत बड़ा शोला बनने वाला है। तो यदि खबर हमको मिल जाएगी तो हम उसका वो इंतजाम कर देंगे। और फिर हिंदू मुस्लिम एकता, ये दो चिंता थी। तो इन दोनों के समाधान, इन दोनों के अंग्रेजों मतलब अंग्रेजी सरकार के हिसाब से कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए और फिर उसको खबर करने के लिए, तो खबर मतलब मुखबिरी और फिर दलाली के लिए अंग्रेजों ने अपने किसी अधिकारी, किसी ने अपने एक अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा एक संस्था बनवाई 1885 में। हालांकि उस संस्था के नाम को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी। अब इतिहास में जाकर पढ़िए, इसके कई नाम पड़े हैं, अंतरंग मंडल, हमारी पार्टी। लेकिन ये A.O. ह्यूम जो है वो अमेरिका से ये शब्द लाया
कांग्रेस, तो अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं दोनों सदनों को कहते हैं, दोनों सदन, यानी ऊपरी सदन और निचली सदन। ऊपरी सदन कौन है? उसमें आपका सीनेट है। निचली सदन कौन है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो दोनों को मिलाकर के जो जो वहाँ की संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस शब्द वहाँ से लाया है ये ह्यूम, और वही शब्द यही इसमें चिपका दिया इस संस्था के लिए, तो वो इसका नाम पड़ेगा कांग्रेस। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए अंग्रेज सरकार ने ह्यूम के द्वारा स्थापित करवाया था वो काम था मुखबिरी और दलाली। इसको ये जेएनपीसी और वामपंथी इतिहासकार इस तथ्य को छुपा नहीं पाते हैं, दबा नहीं पाते हैं, कबूलते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा करके, थोड़ा सफिस्टिकेटेड वर्ड्स में, यानी मुलम्मेदार अल्फाजों में। वो कहते हैं कि कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, आरोप, एलिगेशन कि यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है। तो जिसमें ये तोहमत की बात आई थी, सेफ्टी वाल्व, तो इसमें हमारे जो माँ बहनें हैं, उनके किचन में जो प्रेशर कुकर है उसमें भी है सेफ्टी वाल्व। लेकिन उसमें जो है माने वो प्रेशर कुकर की बात थी ही नहीं। उसमें जो है रेलवे के जो स्टीम इंजन, भाप के इंजन हुआ करते थे, उनके बॉयलरों में सेफ्टी वाल्व हुआ करता था। तो सेफ्टी वाल्व चाहे रेलवे के स्टीम इंजन के बॉयलर में सेफ्टी वाल्व हो, चाहे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व हो, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि सेफ्टी वाल्व की भूमिका होती क्या है, सेफ्टी वाल्व क्या करता है। बहुत साधारण, यह सामान्य ज्ञान की बात है कि जब वो दबाव, भाप का दबाव उस बर्तन के अंदर, चाहे वो प्रेशर कुकर के अंदर हो, चाहे वो बॉयलर के अंदर हो, जब इतना बढ़ जाए कि वो उस बर्तन को भी माने बिल्कुल वो फाड़ दे, बॉयलर को चाहे इसे प्रेशर कुकर को, तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है कि थोड़ा सा वो स्टीम, थोड़ी सी भाप वो निकाल देता है। थोड़ी सी भाप निकाल करके फिर उस बर्तन को, जो बॉयलर हो चाहे आपका ये प्रेशर कुकर हो, उसको सुरक्षित रखता है, उसको महफूज रखता है। यही काम इस कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार को महफूज रखा। जब भी अंग्रेजों के जुल्म और सितम से उब करके हमारी भारतीय अवाम आंदोलन पर माने बिल्कुल आमादायान हो जाती थी कि अब इसको उखाड़ फेंकना है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर करके ये तो मुखबिरी करती थी, दलाली, और फिर उन मुद्दों को थोड़ा सा वो उसका माने, और फिर उसका माने इस तरह के आंदोलनों का नेतृत्व जो है वो झपट लेना, और फिर इधर उधर करके फिर उसको शांत कर देना। यही काम सेफ्टी वाला सेफ्टी वाल्व का, यही भूमिका इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने निभाया। वैसे तो मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी जो है बहुत ज़माने से थी। पहले उसकी गद्दारी का कारनामा शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध में, जब जिन अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे देश के लोग संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं अंग्रेज़ों की सहायता के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। ये पहली गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की भारत के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ। और 3 बड़े बड़े आंदोलन जनता ने खड़ा किया।
पहला था हमारा असहयोग आंदोलन, दूसरा था हमारा सविनय अवज्ञा, तीसरा था भारत छोड़ो। तो असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, तो जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों में ये बताया गया था कि कुछ कट्टरवादी तत्व हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के, जो कि विदेशी घटनाओं को लेकर के भारत में उपद्रव करने की उनकी आदत है। तो ऐसी आदत जो है, आदत के चलते वो टर्की की बात को लेकर के ये भारत में एक आंदोलन वो चला रहे थे, उसका नाम था खिलाफत। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उन कट्टरवादियों के वो खिलाफत आंदोलन को आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का नाम दे दिया, राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन उसी असहयोग आंदोलन के साथ मिल गया। और जब ये अपने शबाब पर पहुंच रहा था तो आंदोलन में जो एक हिंसा की घटनाएं होती हैं भाई, जब ये वो चूँकि देश स्तर का है, तो ये चोरी चोरा थाने में आग लगा दी गई और कुछ पुलिस वालों की शायद उसमें मृत्यु हो गई। बस इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बहाना मिल गया। इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर जो असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, इसने इसको अब्रप्टली एक बैग जो है वो बंद करा दिया। तो जिस तरह से बंद कराया था, सबसे अधिक बुरा लगा था लाला ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, सुभाष चंद्र बोस को, M.A. अंसारी को, बाल गंगाधर तिलक को। ये इन लोगों को बहुत बुरा लगा कि आंदोलन बड़े जनता या सब लोग मिलकर बड़े मुश्किल से खड़ा करते हैं, उसको ले चलते हैं और उसको मुकाम तक वो पहुंचाते हैं। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सिर्फ बहाना लिया कि जो है वो चोरा कांड हो गया, इसलिए इसने यानी 5 मई शायद 1922 को वो कांड हुआ और 5 फरवरी और 12 फरवरी को इसने बंद करा दिया। उसी प्रकार जो दूसरा आंदोलन था उसका नाम था सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस। वो डंडी मार्च के उपलक्ष्य में हुआ था, जनता ने उसको खड़ा किया था। उस आंदोलन को इसने अपने अंजाम के पहले ही इसने मौत दे दिया, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, यह कह करके कि अब इस आंदोलन को बंद करना है। क्यों बंद करना है? कि उसको लॉर्ड इरविन से बात करनी है। लॉर्ड इरविन जो वायसराय था, तो लॉर्ड इरविन से क्यों बात करनी है? क्योंकि उसको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब कि द्वितीय गोलमेज सभा, सेकेंड RTC में भाग लेने के लिए लंदन जाना था। तो सेकेंड RTC में भाग लेने के लिए लंदन जाने के लिए उसको लॉर्ड इरविन से बात करनी थी। इसलिए लॉर्ड इरविन से बात करने के बहाने वह जो दूसरा जनता का आंदोलन था, जो कि डंडी मार्च के उपलक्ष्य में खड़ा किया गया था हमारे भारतीय भाई बहनों के द्वारा, उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बंद कर दिया। और देश को भूलना नहीं चाहिए कि जब ये लॉर्ड इरविन से बात किया जो है, मैंने उस आंदोलन को बंद करा करके उसके कुछ ही दिन पहले जो है हमारे ये 3 अमर शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को फांसी लगी थी। और उनको फांसी रुकवाने के लिए ये लॉर्ड इरविन से बात करने के लिए वह आनाकानी कर रहा था। देखिए,
कुछ ही दिन पहले लॉर्ड इरविन से बात करने के लिए आनाकानी कर रहा था, जबकि देश कह रहा था कि अरे भाई तुम्हारी बात होती रहती है अंग्रेजों से, तो तुम्हारी बात अंग्रेज सुनते भी हैं, तो कम से कम इन अमर शहीदों की फांसी रुकवाने के लिए कुछ कहो। तो तब बहाना कर रहा था कि नहीं वो यदि फांसी हो जाएगी तो कितने मैंने ये भगत सिंह पैदा होंगे, वो किसी तरह का बहाना बना रहा था और लॉर्ड इरविन से न मिलने के तमाम वो बहाने बना रहा था। और वही इन अमर शहीदों की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और फिर जाकर के ये फिर वो अपनी बातों से पलटी खाया और जो है लॉर्ड इरविन से बात किया। ये देखिए इसकी दोगलापंथी इस मोहनदास करमचंद गांधी की। और जब जनता का इतना बड़ा दबाव था, कांग्रेस के अंदर से दबाव था, तो जब किसी तरह वो बात करने भी गया तो जनता ने भेजा कि जाकर बात करो कि इनकी फांसी रुके। और जाकर के वहाँ ये बोल क्या रहा है, बोला कि अरे भाई ये लोग तो बड़े लोकप्रिय हैं देशवासियों के, भारतवासियों के दिल दिमाग पर जो है ये बड़े लोकप्रिय हैं, और यदि इनको कुछ हो गया तो बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे आप, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह होगा कि जो फांसी आप 24 मार्च 1931 की सुबह आप देने वाले हैं, शाम को ही मार दीजिए। तो ये देशवासी भी जानते हैं कि फांसी की परंपरा जो है वो सुबह की होती है। फांसी के इतिहास में पहली बार इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के कारण 12 घंटे पहले ही हमारे अमर शहीदों को मार दिया गया, जबकि इसको भेजा गया था कि तुम जाकर फांसी रुकवाओ। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बताएं भी, और इन गद्दार जीएनपीसी के जो भी उसका चमचा नेता मंत्री उससे जरूर सवाल पूछें। प्रियंका है ना, वो घूम रही है यूपी में, उत्तर प्रदेश को ना, उससे जरूर पूछें कि ये मोहनदास करमचंद गांधी जिसको देश की जनता कह रहे थे कि जाकर के ये फांसी रुकवाओ, और जाकर के वो वायसराय से उल्टे ये सलाह दे रहा है कि इनको 12 घंटे पहले मार दो। तो जयचंद और मीर जाफर जैसे गद्दार देश के, जो कि अब तक लोग अक्सर लोग मिसाल देते हैं उसकी, उनकी गद्दारी इस मोहनदास करमचंद गांधी की जो गद्दारी है अपने मुल्क के खिलाफ, अपने देशवासियों के खिलाफ और देशवासियों की भावनाओं के खिलाफ, उसके आगे मीर जाफर और जयचंद की गद्दारी बहुत छोटी बौनी, एंड इट हैज बिकम वेरी वेरी माइजेट एंड ड्वार्फ। तो इस प्रकार इसने दूसरे बड़े आंदोलन को, माने सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस को, अपने मुकाम के पहुंचने के पहले ही इसने मौत दे दिया, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। इसकी गद्दारी के यानी कई नमूने हैं। सन माने 1930 के दशक या 1930 के आसपास ये एक पाखंड का था कि हमारा कोई भी राजनीतिक वारिस नहीं है, लेकिन इस देश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है वो महत्वाकांक्षी और देश का सबसे बड़ा गद्दार माने ये जवाहरलाल नेहरू, ये जानते हुए तो उसको कह रहा है 1940 में, यानी 10 साल बाद कह रहा है कि यानी अपनी बातों से पलटी खाया है, बिल्कुल मैंने यू टर्न जिसे कहते हैं, यू टर्न लिया इसने, और कह रहा कि 1930 में कहता है कि मेरा कोई राजनीतिक वारिस नहीं है, और 1940 में कहता है उस नेहरू के लिए, और नेहरू को जानता था कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी वो व्यक्ति है और देश का सबसे अधिक नुकसान कर सकता है, और किया भी इसने।
बड़ी वो गद्दारियाँ की, तो उसको कह रहा है कि ये हमारा राजनीतिक वारिस है। बहुत बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस में थे तो 2 बार लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने थे। पहली बार हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, अधिवेशन में वो सर्वसम्मत से यूनानिमसली वो चुने गए। चूंकि वो बहुत बड़े राजभक्त थे और कांग्रेस को उसी राजभक्ति के जज्बे से वो यानी कांग्रेस को भी जो है ले जाना चाहते थे। उनको नहीं पता था कि कांग्रेस की स्थापना ही हुई है अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली के लिए। तो ये उनके लिए बड़ा वो संकट वो खड़ा हो गया। और उतना ही संकट इन जिन मतलब कांग्रेसियों को भी खड़ा हो गया कि भाई मैंने हमारा काम तो है वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली करना, और ये चाहते हैं कि बिल्कुल वो उसे अंग्रेजी सरकार से सीधी टक्कर। तो अच्छा, और उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष जो है एक ही साल के लिए हुआ करता था। तो जब दूसरी बार मैंने कि वो 1938 में वो चुने गए थे सर्वसम्मत से हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में। तो 1939 में जब चुनने की बात आई तो ये जो गांधी मंडली के जो चमचे थे ये हल्ला करना शुरू कर दिए कि इस बार जो है वो सर्वसम्मत से नहीं, उनको ये पता था कि ये सर्वसम्मत वाली बात आएगी तो फिर ये जो है चुन लिए जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी। तो पहले से ही वो हल्ला करने लगे कि भाई इस बार जो है वो यानी सर्वसम्मत से चुनाव नहीं होगा, इस बार वो प्रतिस्पर्धा होगी, कंटेस्ट होगा, माने इलेक्शन टाइप का चुनाव होगा। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनको अपमानित करने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए एक अपनी ओर से कैंडिडेट खड़ा किया। उनका नाम था सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को हराने के लिए इस मंडली ने पूरा मैंने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया साजिशें की। और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने तो खुद घूम कर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो है वो प्रचार किया और अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया। ये भी जान लीजिए, वो कहा कि सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया की हार मेरी हार है। इसको जो चाटुकार किस्म के ये चैनल वाले हैं ना, और चाटुकार करके इतिहासकार इसको छिपाते हैं, कहते हैं कि जब हार गए उनका कैंडिडेट जब हार गया सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया, तब उन्होंने कहा कि ये मेरी हार गई। इसी बचपन में ऐसी बात नहीं थी। यह सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रचार में कह रहा था कि भाई सीता वीरमैया जो कि ये कैंडिडेट जो है इसने गांधी के चमचों ने खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, तो उसी के पक्ष में जो है उसी के पक्ष में और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रचार में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाते हुए कहता था कि सीता वीरमैया पट्टा वीरमैया की हार मेरी हार है। ये है असलियत कि ये चुनाव प्रचार के दौरान बोला था ये। तो इतनी बड़ी साजिश, एक तो उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया
सीता बिहारी मैया, पट्टा बिहारी मैया के नाम से, और उनके खिलाफ प्रचार भी किया। और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपनी उनको सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी इस्तेमाल किया और उसको भी दांव पे लगा दिया, यानी उनको अपमानित करने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए। इस कदर ये गद्दार था, नीच, ये मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी, देश उनको बहुत चाहता था, और वहाँ भी इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश बिल्कुल फेल हुई। और जो है उस प्रतिस्पर्धा में, उस कंटेस्ट में उन्होंने गांधी के कैंडिडेट सीता बिहारी मैया, पट्टा बिहारी मैया को बुरी तरह हराया। तो जब इसमें मात खाने के बाद, जब वो हमारे ये परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब चुन लिए गए उस प्रतिस्पर्धा में, तो उनको अपनी कार्य समिति का गठन करना था। कार्य समिति के गठन के वक्त वो गांधी की चमचा मंडली का एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। वो एक लंबी सी सूची लेके आया, लिस्ट, और सुभाष चंद्र बोस के से कहा कि ये बापू जी की इच्छा है कि आप जो है अपनी कार्य समिति में इनको भी शामिल करिए। सुभाष चंद्र बोस को ये भांपने में, ताड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि एक साल तो जिस देशभक्ति के जज्बे से इस कांग्रेस को यानी ले जाना चाहते थे, वो बड़ी दिक्कतें हुई थी, उनको भी दिक्कत हुई थी, और इन मुखबिर और दलाल कांग्रेसियों को भी दिक्कत हुई थी। लेकिन अब इस साल जो है जो जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद भी ये हमको अपने हिसाब से ये कांग्रेस को चलाने नहीं देंगे, इसको भापते हुए। और सुभाष चंद्र बोस जी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार जीतने के बाद भी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी मंडली की साजिश कैसी साजिश थे, इनको अपमानित करने का, उस साजिश को ध्वस्त करने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लो, तुम संभालो गद्दारों, तुम संभालो इसको। और वो मैंने जीतने के बाद इस्तीफा दिए वो, और फिर वो चले गए वापस पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी ये सब माने नहीं, वहाँ भी इसी तरह की साजिशें किया इन सबों ने, इन कांग्रेसियों ने हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। तब तो इन्होंने वो कांग्रेस ही छोड़ दिया, और फिर इसके बाद समझे कि अभी ये पूरी साजिश का शिकार है पूरा देश। तो उन्होंने बाहर की ताकतों को, और ख़ास करके जो उन्होंने सोचा कि जो इन अंग्रेज़ों का दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये सिद्धांत होता है। तो इन्होंने जर्मनी से हाथ मिलाया, जापान से हाथ मिलाया, और उसका बहुत लाभ मिला। और ख़ास करके जो युद्धबंदी थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धबंदी थे, भारतीय जो है उनको छुड़वाया जर्मनी से और जापान से। उन्हीं युद्धबंदियों से हमारे आदरणीय जो है राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। वैसे तो उन्होंने एक आह्वान दिया था अपने भारतीय भाई बहनों को भारत में कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। उनको पता था कि ये पूरा जो मानसिकता जो जकड़ी हुई है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, तो अभी उतनी जनता शायद मानसिक रूप से तैयार न हो
तो इसी चीज़ को भांपते हुए ये यदि यहाँ के भरोसे वो बैठ गए होते तो कभी भी वो आज़ाद हिंद फौज का निर्माण वो नहीं कर पाते। तो खैर आज़ाद हिंद फौज, और वो आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए और उसको हराते हुए, परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा इसमें नागालैंड की राजधानी है, वहाँ तक आ गई थी। और इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वो आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी तो अमेरिका से और इंग्लैंड से बराबर, अच्छा उस समय न तो टेलीफोन था, न तो टेलीफोन था, न तो मोबाइल था, न तो और कोई साधन था। एक ही साधन था, टेलीग्राम या टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफिक या टेलीग्राम के संदेश आते थे इन दोनों गद्दारों को, मोहनदास करमचंद गांधी को भी और जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भी आते थे कि इस सुभाष चंद्र बोस को या उसकी सेना को जो आज़ाद हिंद फौज जो है जो आगे बढ़ रही है, इसको किसी तरह से उसको रोको। इन दोनों को कहा, कहाँ जो टेलीग्राम आ रहा था वो माने अमेरिका से भी और इंग्लैंड से भी। और ये वाक़या कब का है? वो जबकि ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हो गया था। तो इन दोनों ने क्या गद्दारी की, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें। ये जो गांधी था तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो चलता था। तो ये जो हाँ तो जो टेलीग्राम आता था, बराबर वो टेलीग्राम आता था इन दोनों गद्दारों को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू को, कि इस सुभाष को भारत की धरती पर आने से कैसे भी किसी तरीके से और किसी भी प्रकार से रोको, वरना नेहरू की क्या विसात है, गांधी का भी राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये चेतावनी बराबर अमेरिका से इंग्लैंड से आ रही थी इन दोनों को। और तब ये सोच करके बहुत सब चौकन्ने हो गए। अब वाकई में आज भी उसमें भी यदि सुभाष चंद्र बोस की बात आ जाए तो ये सब के सब वो हवा हो जाएंगे गद्दार आज भी। तो यही बात जो है वो अंग्रेज उनको बता करके ब्लैकमेल कर रहे थे, और इन सबों ने ब्लैकमेल किया। वो तो सुभाष चंद्र बोस को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा रोड़ा वो मानते थे। मैंने ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भी और जवाहरलाल नेहरू भी, दोनों को। तो दोनों ने किया क्या? ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ऑल इंडिया रेडियो उसमें प्रचलन में था। ऑल इंडिया रेडियो से हमारे देशवासियों को, भारतीय भाई बहनों को, और जो हमारे भारतीय वो अंग्रेजी सेना में थे, दोनों को आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ आह्वान किया इसने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। और कौन आज़ाद हिंद फौज? जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा आ गए थे। इस बात को जरा बहुत ध्यान से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें कि जो आज़ाद हिंद फौज हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए ने वहाँ अंग्रेजी सेना को हराते हुए, उसको परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी, और उसमें 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक जो है वो शहीद भी हो गए थे। तो उस आज़ाद हिंद फौज जो कि आज़ादी के लिए जो है संघर्ष कर रही थी,
और अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए आ रही थी, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे देश के लोगों को और हमारे जो भारतीय भाई भर्ती थे अंग्रेजी सेना में, उसको आह्वान कर रहा था। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ। ये गद्दारी जरा देखिए इसकी, ये गद्दारी जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाईमान गौर से देखें। और ये जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, ये पश्चिमी देशों से, खास करके रूस से, और मैंने उससे साजिश कर रहा था कि कैसे भी सुभाष चंद्र बोस को पकड़वाया जाए। और जब खास करके ये जर्मनी डाउन हुआ, इटली डाउन हुआ, और जापान सरेंडर कर गया, जबकि उसके नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम गिराया, तब वो ये सहायता के लिए रूस वो निकल पड़े थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। मौका अच्छा देख करके, और किसी ने खबर किया अमेरिका से, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने, कि भाई अरे आपका दुश्मन तो वहाँ टल रहा है रूस में, बस। तो रूसी शासकों से मिल करके इसको रूसी शासकों से मिल करके हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वही रूस में पकड़वाया, और फिर रूस के साइबेरिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जंगलों का, और उसी घने जंगलों में बिहड़ किस्म के जेल बने हुए हैं। और उस जेल का है कि एक बार कैदी बंद हो जाए तो फिर बाहर नहीं आ सकता, सीधे वो ऊपर ही जाता है। उन्हीं की किसी जेल में हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंद करवा करके और निर्मम यातनाएं दे करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे उन परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया। इतना बड़ा गद्दार था ये। अब सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उस जानता था कि यदि सुभाष चंद्र बोस भारत में रहेंगे, ये कभी भी प्रधानमंत्री पद की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए देश जो है सिर्फ उनको चाहता था। तो अपने रास्ते से हटाने के लिए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने रूसी शासकों से मिलकर के निर्मम यातनाओं के साथ हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कुछ ने मरवाया, जो है रूस या साइबेरिया के घने जंगलों के किसी जेल में। और इसके बाद नेताजी के परिवार पर यह जासूसी करवाता रहा, सिर्फ यही जानने के लिए कि ये लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, ताकि उससे कुछ ताकि इस तरह की साजिश तो लोग जान तो नहीं गए। ये साजिश लोग जान गए तो इस साजिश की खबर फैले न, क्या किया जाए। तो सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर इसने एक जो साजिश करके मरवाया था हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिस साजिश के तहत उस साजिश की ओर किसी का भी ध्यान न जाए, हमारे भारतवासियों का ध्यान न जाए, एक झूठी कहानी बनवाई कि वो तो हमारे नेताजी वो तो जापान से आ रहे थे, जापान से हवाई जहाज से आ रहे थे, और उनका विमान जो है ताइवान या फार्मूजा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई, ताकि किसी का ध्यान यानी इस साजिश पर न जाए कि ये खुद ही जवाहरलाल नेहरू साजिश करके रूसी शासकों से मिलकर के उनको मरवाया था। तो और इतना ही नहीं,
यह लॉर्ड माउंटबेटन जो कि यानी पहला जो है मैंने आज़ाद भारत का पहला वो गवर्नर जनरल, उससे मिलकर के एक दस्तावेज बनवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और उस दस्तावेज के अनुसार हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे, जो कि आज भी हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, सबसे बड़े यानी क्रांतिकारी के रूप में बिल्कुल वो दैदीप्यमान हैं, ज्वलंत हैं, जीवंत हैं। इतनी बड़ी शख्सियत को इन समूहों ने मिलकर, मैंने लॉर्ड माउंटबेटन और ये जवाहरलाल नेहरू मिलकर जो दस्तावेज तैयार करवाया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, और इनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, ये देखिए गद्दारी, जिनको पूरा देश पूजा करता है वो राष्ट्रभक्ति के रूप में, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया उस दस्तावेज के द्वारा। और इतना ही नहीं, उस दस्तावेज के अनुसार यह था कि भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी यदि वो भारत में मिले तो उनको पकड़ करके इंग्लैंड को सौंपना है। तो आगे आने वाले में और भी इनकी गद्दारी बताया जाएगा। और देश को जानना चाहिए ये सबसे बड़े गद्दार हैं, और इनको ये सब मैंने जीएनपीसी वाले, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और भी पॉलिटिकल पार्टी इनको पूछ रही है, बताइए देश कैसे सुरक्षित रहेगा। तो और भी आगे बताना है और विधिवत बताना है, और इन सारे गद्दारों को जो है बेनकाब करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।